मित्रों, ये राजनीतिक प्रस्ताव श्री रविशंकर प्रसाद जी ने बनाकर राष्ट्रीय कार्य समिति के समक्ष रखा था। वहां से कुछ संशोधनों के साथ ये पारित हुआ और ये संशोधित प्रस्ताव आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। राजनीतिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी के बहुत अनुकूल है। माहौल उत्साह से भरा हुआ है। अभी अभी जिन राज्यों के चुनाव हुए, बहुत यशस्विता से हमने 4 राज्यों में चुनाव जीते हैं और इन परिणामों के कारण हमारे कार्यकर्ता का मनोबल बहुत ऊंचा है। लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश और निराश है, क्योंकि कांग्रेस को केवल शिकस्त नहीं मिली, इन चुनावों में कांग्रेस ध्वस्त हो गई है। दिल्ली में पिछली बार के चुनाव में 43 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार मात्र 8 सीटों पर सिमट कर रह गई। राजस्थान में तो उनकी दुर्गति हुई है। 17 जिलों में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई, एक भी सीट। 34 सीटों में से एक भी अनुसूचित जाति की सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। एक भी अल्पसंख्यक समुदाय की सीट कांग्रेस राजस्थान में नहीं जीत पाई। और हमें गर्व है कि 34 में से 32 अनुसूचित जाति की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 4 अल्पसंख्यक समुदायों की जीती हैं। 2 मुस्लिम भाई जीत कर आए हैं, 2 सिख भाई जीत कर आए हैं। इस कारण जो चुनाव समर में एक दृश्य बनेगा, वो दृश्य क्या होगा? वो दृश्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक विजय का उल्लास लिए हुए चुनावी समर में खड़ा होगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने अस्तित्व को बचाने के संकट से जूझ रहा होगा। ये राजनीतिक स्थिति का पहला दृश्य है। और इसी के साथ प्रासंगिक दूसरा दृश्य क्या है? हमारा नेतृत्व घोषित है। हमने भाई नरेंद्र मोदी जी को पार्टी की तरफ से सार्वजनिक रूप से इस चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की घोषणा से कन्नी काट गई है और जो तर्क उन्होंने दिया है, वो तर्क किसी के गले के नीचे नहीं उतर सकता। कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि कांग्रेस की ये परंपरा है, हम कभी नेतृत्व को घोषित नहीं करते। मित्रों, परंपरा वो चीज होती है जिसका ज्ञान छोटे से छोटे, अदना से अदना कार्यकर्ता को होता है। ये कैसी पार्टी है कि जिसे परंपरा का ज्ञान भी अध्यक्षा को 16 जनवरी को होता है और जिसको वो अपने कार्यकर्ताओं को बताती है। ये कैसी पार्टी है कि इस परंपरा का ज्ञान उनके प्रधानमंत्री को भी नहीं होता है। वो 3 जनवरी को अपनी औपचारिक विदाई की घोषणा करते समय ये कहते हैं कि अगली बार के लिए मैं तो उपलब्ध नहीं होऊंगा, लेकिन ये जिम्मेदारी राहुल गांधी संभालेंगे तो अच्छा होगा। ये बिल्कुल वैसा ही नाटक है जैसा अंतरात्मा की आवाज के समय हुआ था। ये वो पार्टी है जिसे अंतरात्मा की आवाज भी देर से सुनाई पड़ती है और जिसे परंपरा का बोध भी देर से होता है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस डर गई है और हार के भय से उन्होंने अपना नेतृत्व घोषित करने से इनकार कर दिया है। इसलिए राजनीतिक दृश्य दूसरा क्या होगा? हमारा साकार नेतृत्व और उनका निराकार नेतृत्व, इनके बीच में युद्ध होगा। तीसरा राजनीतिक दृश्य जनता की आकुलता का है। आज भारत की जनता आकुल भी है और व्याकुल भी, निराश भी है और नाराज भी। और इस राजनीतिक प्रस्ताव में उन नाराजगी के तमाम मुद्दों को हमने एक एक करके समेटा है। सबसे पहले हमने उस चोट को पकड़ा है जो चोट इस देश के आम आदमी पर भी पड़ रही है और आम औरत पर भी पड़ रही है, महंगाई, जो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था के चरमराने से संबंधित है।
अर्थव्यवस्था की चरमराहट का एक बड़ा प्रस्ताव कल आर्थिक प्रस्ताव के माध्यम से आपके सामने हमने रखा था। हम उन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन एक बात कहना चाहती हूं कि 22 मई 2013 को, पिछले वर्ष, जब इस सरकार ने अपने 4 महीने पूरे किए थे, तो अपना रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम क्या करें, हमें गिलास आधा खाली मिला था, हम भर कैसे सकते थे, भरने में समय लगता है। मित्रों, उनका ये आरोप सत्य से सरासर परे है। हमने इस राजनीतिक प्रस्ताव में उस आर्थिक सर्वेक्षण के शब्द जस के तस लिखे हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण सन 2004 में सरकार आने के बाद इस सरकार ने सबसे पहले संसद के पटल पर रखा था, और जिसमें स्वयं माना था कि एक झूमती हुई अर्थव्यवस्था उन्हें धरोहर में मिली है। 8.4% की विकास दर उन्हें विरासत में मिली है। मैं पूछना चाहती हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह से कि सार्वजनिक रूप से असत्य भाषण करते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं हुआ? यह आपका अपना संसद के पटल पर रखा हुआ आर्थिक सर्वेक्षण, लेकिन 8.4% की दर को आप 4.8% पर लाकर खड़ा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके मंत्री दोनों हाथों से लूटने का काम करेंगे, अगर आपकी सरकार भ्रष्टाचार आकंठ में डूबी होगी, तो गिलास भरा नहीं रह सकता। मनमोहन सिंह जी, सच्चाई ये है कि हमने तो आपको भरा हुआ गिलास दिया था, लेकिन आपने गिलास खाली करने का काम किया है और इस देश को लूटने का काम किया है। अर्थव्यवस्था के बाद हमने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बात की है। जहां तक आंतरिक सुरक्षा का सवाल है मित्रों, नक्सलवाद और आतंकवाद की बात तो हम हर राजनीतिक प्रस्ताव में करते रहे हैं, लेकिन इस बार एक नया आयाम जुड़ा है उसमें। जब राजनीतिक रैलियों पर आक्रमण होने लगे हैं, और पटना रैली का उदाहरण हमारे सामने है। रैलियां अचानक नहीं होती, रैलियों की सूचना महीनों महीनों पूर्व प्रशासन को दी जाती है। इसलिए तकाजा है इस बात का कि वहां वो देश के राजनेताओं की सुरक्षा का प्रबंध करें। पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व पटना में उपस्थित था, लाखों लाख लोग उस रैली को सुनने के लिए आए थे, लेकिन एक के बाद एक बम धमाका होता गया। मैं तो धन्यवाद देती हूं और आभार करती हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, जो वहां उपस्थित था, कि एक क्षण भी विचलित हुए बिना वो अपना पूरा संदेश वहां देते रहे, और हमारे नेतृत्व ने साहस का परिचय दिया था। लेकिन वहां की सरकार ने कोताही और लापरवाही का परिचय देते हुए ये कहा था कि हमें परवाह नहीं है, अगर किसी रैली पर कोई आतंकवादी हमला करता है तो हमें इसकी परवाह नहीं। इसका जिक्र हमने इस राजनीतिक प्रस्ताव में किया है। जहां तक बाह्य सुरक्षा का ताल्लुक है, चीन की घुसपैठ एक आम बात हो गई है। पाकिस्तान की सेना द्वारा हमारी सेनाओं का अतिक्रमण हर रोज होता है, लेकिन उसमें भी एक नया आयाम जुड़ा है। पाकिस्तान की सेना अब केवल आकर हमारे सैनिकों को मारती नहीं, वो मारने के बाद उनका सर धड़ से अलग करके ले जाती है।